हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के इस नाइन्थ के सीरीज में। जो अभी लास्ट दो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का एक नया लेक्चर, यानी कह सकते हैं कि इसको हम स्टार्ट चैप्टर भी मान सकते हैं, जहां से चैप्टर स्टार्ट होगा। जिसमें आप लोगों ने पहले तो देखा होगा कि स्ट्रेटेजी क्या थी, कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने थे, कितने मार्क्स के थे, क्या पढ़ना है, ये आप देखा। फिर आपने दूसरे लेक्चर में देखा होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ओवरव्यूज देखा होगा, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हमको इसमें पढ़ना है। ये तमाम चीजें आप लोगों ने देख रखा होगा। अब हम आज बात करने वाले हैं उसी में आगे क्रम में, यानी कि हम देखेंगे पहले कि ओवरव्यू वाले में जो हमारा पूरा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल, और सेल के विषय में सब कुछ जानकारी रखेंगे। सेल के शेप साइज क्या कैसे होते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर इन दिस सेशन। सो दिस सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए और अपना नोट्स निकाल लीजिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, क्योंकि नोट्स हम बताते चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखना भी रहेगा। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जब आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहां पर एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहां पर जा करके आप लोग ज्वाइन भी हो जाइए, जिससे आप लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे। और इसी जो पढ़े हुए जो आप पढ़ते हैं, इसी का बढ़िया से आपको नोट्स वहां से पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम लोग लेट नहीं करते हैं बेटा, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल की बात हम करने वाले हैं। देखिए, सेल के विषय में जो हम लोग बात करेंगे बेटा, तो इसमें करना क्या है देखेंगे। सेल एक प्रकार से आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि हाँ, हमारे पूरे शरीर का जो फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे यूनिट से होता है, जिसको सेल कहते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। हमने इसको बताया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इज राइट, ये भी सही बात है। सेल होता क्या था बेटा, कि इसकी खोज जो थी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता चलूंगा। रॉबर्ट हुक साहब एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाल के एक पतली स्लाइस को लिया था, है ना। उस स्लाइस से उन्होंने क्या किया था, स्लाइस ऑफ पतनी पतली स्लाइस, और उसी से उन्होंने देखा था, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और उन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब के पैटर्न में उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। यानी उनको लगा जैसे कि हनी कॉम्ब यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते की एक संरचना दिखाई पड़ी, जिसका नाम इन्होंने दे दिया था बाद में, क्या, सेल के नाम से दिया था। अच्छा, एक ऐसे मात्र थे, बहरहाल उन्होंने डेड सेल की बात कही थी। अभी एंटोनी वॉन लिवेनहॉक साहब जब आए थे तो उन्होंने एक लिविंग सेल की बात की थी, ये तो डेड सेल की बात की थी। लेकिन ये मात्र एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक सेल्फ मेड, कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप यूज किया था, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर था, दो लेंस भी लगे थे। इन्होंने सेल्फ मेड किया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने लाइट का यूज किया था और वहां मिरर से गुजारा था, और इन्होंने उस स्ट्रक्चर्स को हनीकॉम्ब के फॉर्म में देखा था, और उसी को शो किया। बाद में इसको हम लोगों ने सेल या सेलुलर जो वर्ड था वहां से यूज किया गया था। अब दोस्तों, सेल होता क्या था, सेल का काम क्या था? अब देखिए, जब एक साइंटिस्ट आगे बढ़ता है तो उसी के नक्शे कदम पर लोग धीरे धीरे और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं। यानी इसमें भी आप देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन साहब आएंगे जो न्यूक्लियस की बात करेंगे, पुरकिंजी साहब आएंगे जो बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ऐसे ही रुडॉल्फ वर्चू साहब आएंगे जो बताएंगे कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई सेल आगे फॉर्म करता है। इसी में सेल थ्योरी के बारे में भी देखेंगे आप, स्लाइडन सॉन साहब का सेल थ्योरी था। तो अब इतना ओवरव्यू हम लेकर के इसमें चलने वाले हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। 1665 में कहानी शुरू हुई थी रॉबर्ट हुक साहब की। अच्छा, रॉबर्ट हुक साहब जो थे, एक ऐसे मात्र थे जिन्होंने सेल्फ मेड अपना फर्स्ट माइक्रोस्कोप, यानी कह सकते हैं कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज इन्होंने ही किया था। और एक आता है कि इनके बुक का नाम क्या था, तो इनके बुक के नाम थे माइक्रोग्राफिया। इसी बुक में इन्होंने अपनी पूरी डिस्कवरी के बारे में चर्चा जो भी होगा वो सब इसी में लगा रखा है, ताकि हम इसमें क्या कर सकें, आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करें, इसके विषय में जान सकें कि हाँ, सेल क्या था, किसने खोजा था, कब खोजा था, कैसे चला था, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग नोटबुक जरूर नोट निकाल लीजिए, जिससे आप लोग यहाँ पे अपना नोट्स भी तैयार करते रहेंगे। ठीक है ना? देखेंगे, देखिए भाई, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेल जो होता है क्या है, तो आप सेल के विषय में बताइए कि साहब, जो रॉबर्ट हुक साहब थे, रॉबर्ट हुक थे 1665, सबसे पहली मर्तबा इन्होंने ही इसको क्या किया था, देखा था। ठीक है ना? और यहां पर इन्होंने बता दीजिए कि इनके पहले ही जो इनका खुद का क्या था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का क्या किया था इन्होंने,
यूज किया था। सबसे पहली बात तो आप ये भी बताएंगे कि इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया था। अच्छा, कहाँ पे देखा था बेटा, तो बता देंगे क्या, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये मैंने नीम के पेड़ से इसको निकाला है, अजाडी रॉक्टा इंडिका नाम होता है नीम के पेड़ का साइंटिफिक नेम। तो इस नीम के पेड़ से देखिए मैंने एक छिलका निकाल लिया, उसके पेड़ से क्या किया, इसको खींच लिया वहां से, खुरचोला है, समझ पा रहे हैं। अब यहां से हमने निकाला। अब होता क्या बेटा कि इसी में इसके बहुत ही पतले स्लाइस है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही जो होगा थिन स्लाइस, इसके थिन स्लाइस से, थिन स्लाइस पे ही इन्होंने देखा था कि इनको एक स्ट्रक्चर एक दिखा, जिसको उन्होंने बताया बाद में कि ये जो है हनी कॉम पैटर्न में था, हनी कॉम पैटर्न में था। और इसी का नाम बाद में इन्होंने क्या दिया था बेटा, सेल के नाम से दे दिया था, ठीक ना। यानी एक प्रकार से इन्होंने बताया कि सेल जो होता है एक प्रकार से क्या है, एक स्ट्रक्चरल है, यानी देखेंगे, यानी हमने कहा कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन की आधारभूत इकाई वास्तव में देखा जाए तो यही है, सेल ही है। अब देखेंगे यही सेल आगे जा करके बेटा क्या बनाता है, बहुत सारे सिमिलर सेल मिल जाते हैं, टिश्यू बना देता है, ये आगे जा करके मिलकर के ऑर्गन बनाता है, फिर ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी हमने ये बताया आपको कि जो सेल होता है बेटा, सेल का फॉर्म क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू क्या बना रहा है, ऑर्गन बनाएगा। जैसे हमारे शरीर में ये सब क्या, एक एक पार्ट अगर निकाल लें तो सेल ही तो है, सेल है। ये सेल सब मिल जाती है, पूरा का पूरा लेयर बन जाता है एपिथेलियम टाइप का, ये बन गया हमारा क्या, टिश्यू बन गया। फिर ये सब मिल करके एक हाथ बना देते हैं, एक अंग बना देता है, हाथ बन गया पूरा अंग, ऑर्गन बन गया। बहुत सारे अंग जुड़ जाते हैं, देखिए मैं खड़ा हो गया आपके सामने, आप भी खड़े हो जाएंगे आपने शीशे में अपने सामने, समझ में आया। तो यानी हमने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उस ऑर्गेनिज्म का निर्माण कम से कम 100,000 सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी पूरी बॉडी किससे बनी हुई, सेल से बनी हुई। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब दूसरी चीज, जैसे मैं इसको और कह सकते हैं कि व्यवहारिक लाइफ से अगर जोड़ूं, जैसे आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, तो आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि भाई, जैसे मैं इसको यहाँ समझा, जैसे आपने देखा ईंट आपके सामने रखा है, ईंट रखा है, ठीक है ना। अब ईंट अगर रखा है तो आप देखिए ईंट को आपस में से जोड़ देंगे, ईंट को आपस में हमने जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा, दीवार बन के तैयार हो गया, समझिएगा। अब आपने काम क्या किया है, ठीक उसी तरह से कई सारे ऐसे दीवार और बना के रख दिया, क्या बना दिया, एक और यहाँ पर वॉल क्रिएट कर दिया। यानी हमने देखा कि जब वॉल हमने ईंट आपस में जोड़ते चले गए हैं तो एक क्या बना, एक दीवार बना है। जब कई सारे दीवार ऐसे बाउंड्रीज में हम ऐसे क्रिएट कर देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा क्या बन गया है, एक कमरा बन गया है। यानी हमने देखा कि अगर आपको एक कमरा या घर बनाना है तो आपको क्या लगता है, ईंट लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, छर्री लगता है, बालू लगता है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, इन्हीं सबसे तो घर का निर्माण होता है। तो ऐसे हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी को बनाना है तो छोटे छोटे यूनिट की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे कमरे चाहिए, उस कमरे का नाम ही सेल है। यानी हमने कहा जब ईंट आपस में जुड़ा, ईंट जुड़ती चली गई, दीवार बन गया, बहुत सारे ऐसे ईंट जुड़ के इधर दीवार बना दिया, इधर बना दिया, यानी रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में आपने देखा कि बन के तैयार हो गया, यानी एक कमरा बन गया। ऐसे हमारा शरीर है, छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और ये यूनिट आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, सेल का फॉर्मेशन आगे कर देती है। क्या आपको इतनी बात हमारी समझ में आ रही है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश नहीं किया कि क्या होता है, कैसे चेंबर बनते हैं। यानी हमने बताया कि बहुत सारे यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट आपको क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें। यानी हम कह देंगे कि जितनी भी सेल होती हैं बेटा, जितनी भी सेल होती हैं ये क्या करती हैं, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, इट्स इट्स
own perform perform all the life process। यानी मैंने आपको क्या समझाया? मैंने समझाया कि छोटे छोटे कमरे मिल करके एक मकान बना देते हैं। ऐसे हमारे शरीर में, ठीक है ना, 100 मिलियंस से अब आप कह सकते हैं छोटे छोटे कमरे हैं घर में। हमारे शरीर में घर पाए जाते हैं, ये घर मिल करके सेल हो जाते हैं और यही सेल आपस में हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और हमारी पूरी ऑर्गन चलती रहती है। सारे काम अंदर जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं सब चल रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल में पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है। मल्टी सेलुलर है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सेल हो गए, हम सब मल्टी सेलुलर में आ गए, प्लांट्स आ गया है, ऐसे बहुत सारे होंगे। आपको क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? फिर आगे देखेंगे। मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, आपने इस पर गौर किया कि नहीं किया? मैंने लिखा है कि सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारे शरीर में हमारे स्ट्रक्चर को, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, गर्मी बहुत है ना? देखिए जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब आप मुझे देख पा रहे हैं, हमारा रंग रूप बनावट सब कुछ क्लियर है। हेयर कटिंग में भी देखा करिए, है चेहरा, पढ़ाने का स्टाइल, सब कुछ अपना अलग है। तो यानी मैं कह रहा हूं कि हमारे बाहर जो आकृति हमको आप देख पा रहे हैं, यानी जिस तरह का हमें बिल्कुल मार्फोलॉजिकल हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ये हमारे बाहर की बात जो बताई जा रही है। हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म है, यानी हमारी संरचनात्मक इकाई आप देख रहे हैं। अगर मैं इसी को बात करता हूँ कि फिर सेल कैसे फंक्शनल है, आप क्या काम करते हैं, आपका फंक्शन क्या है, यानी आपके इंटरनल एक्टिविटीज कैसे हैं, यानी आपके शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, ये सारी चीज हमारे शरीर में फंक्शन कर रहे हैं ना, तो फंक्शनल भी है। भाई अगर आपके शरीर में कोई सेल डैमेज हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है। जैसे लीवर है, लीवर का सेल कोई डैमेज हो गया, किडनी है, किडनी का सेल डैमेज हो गया, तो तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उसने कहा कि सेल हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल है, बाहर की दुनिया को बताता है और शरीर के भीतर की बात बताता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में बताने वाला हमारा कौन सा है? सेल होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना? आगे देख लेंगे, इसमें देखेंगे। अब रॉबर्ट हुक साहब आए, आपको बताया मैंने, रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया? ये तो बहरहाल 1635 से, कब से रहे? ये 1703, ये इनका अपना लाइफ साइकिल रहा है, जिसमें इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डेवलप किया था क्या? अपना एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जिसमें क्या था बेटा? ये पूछा जाता है, 2 लेंस लगे थे, 2 लेंस थे, ठीक है ना? और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं क्या इसमें था? एक क्या था? कॉन्वेक्स मिरर भी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? इन्होंने देखा, यानी इन्होंने ये सब करके जो स्लाइस ऑफ कॉर्क था, इसी स्लाइस ऑफ कॉर्क से देखा और क्या देखा कि इसमें बहुत सारे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स ज्वाइंट हो रहे हैं, ज्वाइंट टुगेदर फॉर्म्स honeycomb like पैटर्न। और इसी को बाद में उन्होंने शब्द क्या दिया था बेटा? अभी मैंने आपको बताया, सेला। क्या कहा? सेला, ठीक है ना? कंपार्टमेंट मतलब क्या हो गया? एक लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, लिटिल रूम की बात में करना। तो हमने कहा कि ये ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल के बारे में, और इन्होंने सेल के विषय में सारी बातें यहाँ पर बता दिया कि हाँ क्या था? छोटे छोटे कमरे थे, उस कमरे का नाम लिटिल रूम हो गया, जिसको उन्होंने बताया अपनी भाषा में कि नहीं वो हनीकॉम्ब था, जिसे मधुमक्खी का छत्ता एक जाल के नुमा बनाए रखता। ऐसे हमारे शरीर में इन्होंने देखा कि स्लाइस में कुछ ऐसा लगा था, स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा, उसी का नाम दे दिया सेला, और बाद में सेल पड़ा। तो ऐसे पूरी की पूरी जो इनकी गाथा थी रॉबर्ट हुक साहब की, वो मैंने आपसे बता दिया कि हाँ इस तरह से इन्होंने पूरे के पूरे सेल के विषय में अपनी जो सूक्ष्म जानकारी थी इन्होंने किसमें दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके बुक का नाम भी देखेंगे, माइकोग्राफिया। तो ये इनके अपने बुक का नाम हो गया, ठीक है ना? सेल्फ मेड इनका था, यानी खुद का, इनका खुद का अपना था, सेल्फ मेड था।
माइक्रोस्कोप, जिसमें आपने देख लिया होगा कि दो लेंस लगे थे, इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ था। ये सब यूज होता है। एक प्रकार से इन्होंने लैंप का यूज किया था, लाइट लिया था, उस लाइट को यहाँ पर मिरर पे डाला था, जिससे बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा था। तो ये सब चीजें हुई। बहरहाल बाद में डिस्कवरी हुई जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ। अभी तो प्रिमिटिव था, जब कोई कुछ नहीं जानता था, तब इन्होंने इतना कुछ दे दिया जो आज हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग अपने शरीर का निर्माण देख पाते हैं कि सेल से होता है। यानी हमारे सेल का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण हमने देखा कहाँ से जाना है, इससे जाना है, पेड़ की छाल से, हनीकॉम्ब, इसी में स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा था रॉबर्ट हुक को, और उन्होंने ऐसा कर दिया। और आज हम लोग सोचिए पेड़ की छाल से अपने ऑर्गेनिज्म, अपने सेल, अपने शरीर के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखिए। दुनिया में हम लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के हर एक भाग से जुड़े हुए हैं। समझ में आया ना? तो एक छोटी सी समरी आपने समझा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, मैं आगे बता। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं कुछ साइंटिस्ट जो थे उनके कुछ अपने योगदान रहे हैं इस क्षेत्र में, उसको भी मैं थोड़ा सा इसमें मेंशन करने की कोशिश करूंगा। जैसे रॉबर्ट हुक साहब। अब आपने रॉबर्ट हुक को देख लिया। इन्होंने देखा, क्या देखा था? एम्प्टी हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब फर्स्ट टाइम। यानी इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? सेल के विषय में बताया कि हाँ ये क्या होता है, सेल के बारे में सारी डिटेल अभी से पहले लेक्चर में देखा हमने। ये बात इन्होंने 1665 के करीब में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। अब हम लोग जानने लगे थे इस समय, अब दायरा बढ़ गया था, लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि हाँ हमारे शरीर में भी ऐसी चीजें होती हैं। यानी हमारे शरीर या जो जो सब बना है, ये सब चमड़ी उमड़ी देख पाते हैं, गोरा काला नीला पीला जो हम होते हैं, पता नहीं कुछ लोग गोरे होते हैं तो कहते हैं भैया ये गोरा चमड़ा वाला है, यानी इनका सेल ये है, ये काले हैं, नीले हैं। जुगनी कलर के भी लोग होते हैं दुनिया में, हैं 7 अजूबा हैं। तो अजूबा जो आप देख पाते हैं वो सब अजूबे कहीं ना कहीं इसी सेल से ही बने होते हैं। यानी बहुत बड़ा योगदान रॉबर्ट हुक का रहा है। उन्हीं की देन है कि आज हम जानते हैं इसके विषय में अच्छी अच्छी बात। समझ में आ गया? तो देखिए, एक बात तो उन्होंने बताया। दूसरी बात अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको कि इन्होंने क्या किया था बेटा, तो दूसरा बता देंगे यहाँ पे, एंटोन वॉन, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है ना। ये जब थे 1674 के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने बेटा क्या किया था, इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूं मैं, लिविंग सेल के बारे में बात किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो थे ये भाई साहब डेड की बात किए थे। भाई ये डेड था। भाई ये डेड क्यों नहीं था? अभी मैंने आपको बताया ना, पेड़ की छाल से देखा था। तो ये जो देखिए मैं जेब में रखा हूँ, ये अब पेड़ की लकड़ी है, लकड़ी मरी है तो डेड है। तो डेड से खोजा किसने? भैया ने, रॉबर्ट हुक साहब ने। अब ये मरा हुआ चीज में खोज दिए थे। अब भाई ऐसा तो कोई होना चाहिए जो इनसे कुछ अलग करे। बस कूद पड़े कौन? भैया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। इन्होंने कहा ठीक है, लो तुम बेटा डेड दिए हो, हम लिविंग देंगे। और ये भैया किसमें दे दिया? लिविंग सेल के बारे में बता दिया। अच्छा हुआ क्या था कि भाई साहब घूमने गए होंगे कहीं पर अपना मग्गा वग्गा लेकर के, और गए होंगे कहीं तालाब वालाब से थोड़ा सा पानी ले आए। अब पानी लाए और पानी में देखा कि क्या रखा है? प्रोटोजोआ पड़ा था। अब प्रोटोजोआ देखा पानी में मूव कर रहा था, बस समझ गया कि कहानी यहाँ है, जिंदा है कुछ। उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट कर दिया इस पर, लिविंग सेल के बारे में बता दिया। तो ये इनकी बात हो गई, समझ में आ गया? अब आगे देखेंगे इसमें हम लोग, फिर देखेंगे इसमें। फिर आए हमारे जो थे रॉबर्ट ब्राउन साहब, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 की कहानी बनाई, किसमें? न्यूक्लियस की। अच्छा, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। जैसे होता नहीं कि रॉबर्ट हुक थे, एक व्यक्ति थे, उन्हीं के पड़ोसी थे रॉबर्ट ब्राउन। सोचा हमारा पड़ोसी सेल खोजा है, भले डेढ़ में खोजा हो, हम पड़ोसी हैं, लोग क्या कहेंगे, लाओ हम भी कुछ खोज दें। बस ये गए, बस उन्होंने कहा कि रॉबर्ट हुक, ये जो तुम
बेटे खोजे थे सेल, ये डेड सेल खोजे थे और मैं भी कुछ खोज के आया हूँ। पता लगा वो क्या, तो उन्होंने कहा हमने खोजा है कि बीच में कुछ सॉलिड भाग रखा है, जो रॉबर्ट हुक साहब आप नहीं बता पाए थे, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा बताओ भैया, तो कहा यही तो है हमारा न्यूक्लियस। तो इसका नाम क्या दे दिया, कह दिया ये न्यूक्लियस होता है। ये जो बताया था डेड सेल में, सेल के बारे में बताया था, ये समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर मामला ये हुआ, न्यूक्लियस की खोज दे दिया किसने, रॉबर्ट ब्राउन आ गया 1831। अच्छा, इसको इन्होंने कहा कि इसको न्यूक्लियस को कहा गया था ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ, लिखता नहीं बता देता हूँ, ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सब के सब इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे घर है तो घर में गार्जियन माता पिता होते हैं, पिता होता है, पिता के हाथ में खजाना है। बच्चों को अगर बच्चा कमाने योग्य नहीं है जब तक के लिए, तो अगर पिता न दे तो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो यानी पिता कंट्रोल कर रहे हैं। पिता कह देंगे कि वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, तो आपको नहीं जाना होगा, क्योंकि पैसा आपको लेकर जाना है, पैसा आपको देंगे ही नहीं। तो यानी ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही चाहे तो सब कुछ मैनेज करता है। अगर ये अगर कहीं डिस्टर्ब हुआ तो जान लो कि पूरा का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इन्होंने एक चीज और बताई। अब यहाँ पर, अभी इसको आगे बताता हूँ, रहने दो, यहाँ पर नहीं, यहाँ जान जाओगे तो अभी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वहां, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक साइंटिस्ट और आ गए यहाँ पे, जिसका नाम था, भाई देख लेते हैं इसमें, देखेंगे, एम स्लाइडन। क्या नाम था इनका, एम स्लाइडन साहब आए 1838 में, और इन्हीं के साथ में एक और थे, एंड क्या नाम था इनका, एम स्लाइडन, टी टी शॉन, SCHWAN, डबल एन करेंगे। ये कब आए थे, 1839 में, ठीक है ना। तो ये जितने भी ये थे हमारे, यानी हम कह सकते हैं कि जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन फिजिशियन ये लोग थे। क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे और जर्मन फिजिशियन थे। जर्मन बॉटनिस्ट जिन्होंने प्लांट पर अध्ययन किया था, और एक हमारे कौन से थे, जर्मन फिजिशियन थे, जिन्होंने एनिमल्स पर अपना वर्क किया था। इन दोनों ने मिल करके बात बता दी किसकी, इन दोनों ने जब बात किया था तो बताया था कि हाँ कुछ सेल थ्योरी भी होता है। क्या होता है, सेल थ्योरी भी होती है। तो सेल थ्योरी के विषय में अगर पूछा जाए किसने बताया, तो आप बताएंगे यही एम स्लाइडन 1838 और हमारे टी स्वान साहब 1839 मिलकर के इन्होंने प्लांट और एनिमल पर अध्ययन किया था। उस सेल थ्योरी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अभी आगे सेल थ्योरी आएगा वो भी बताऊंगा। तो ये बात इन्होंने अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दी, तो समझ आ गया। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक आने वाले हैं, इसका नाम होता है रूडोल्फ। क्या होता है, रूडोल्फ वर्चू, रूडोल्फ वर्चू। ये भाई साहब खतरनाक थे। 1859 में, सॉरी 1855 में इन्होंने क्या कहा था, बहुत इजी है, देखेंगे अभी समझ आ जाएगा। बहुत इजी भाषा में लिखता हूं, न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी पुराना सेल जो है वही डिवाइड करती होगी, डिवाइड करके क्या बनाते हैं, नया सेल बनाता है। ऐसा बता दिया रूडोल्फ वर्चू साहब ने। अब कब बताया, 1855 में बताया। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक इसमें जो और भी खतरनाक खिलाड़ी थे, जिसका नाम था, क्या नाम था भाई इनका, पुरकिंजे, PURKINJE। पुरकिंजे ने सबसे पहले भाई क्या बता दिया, इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर पूछा जाएगा कब बताया था, 1839। ये इंपॉर्टेंट था भाई। पुरकिंजे साहब ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म 1839 में देखिए बताया गया है। उसी समय जब सेल थ्योरी की डिस्कशन चल रही होगी, इन्होंने कहा कि देखिए प्रोटोप्लाज्म हमारे शरीर का क्या है, एक आधारभूत इकाई है। यानी अच्छा देखिए, अगर प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया शरीर से तो जान लीजिए आदमी मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म बड़ा खतरनाक है। अच्छा होता क्या प्रोटोप्लाज्म, ये भी जानना जरूरी है। ये मैंने छोड़ रखा था ना यहाँ, आप देखिए इसका काम आएगा। बताइए न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव है क्या कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। और ये जो ये यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गया। न्यूक्लियस के अंदर देखो रटा करिए, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सॉरी हाँ सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। अब देखिए इन्हीं दोनों को मिलाओ, इन्हीं दोनों को मिलाओ, ये क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। तो इस बारे में इन्होंने कहा कि जीवन की आधारभूत इकाई प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म खत्म, कहानी खत्म सेल की। समझ में आ गया। इसीलिए इसको सूखने मत दीजिए, पानी उन्हीं भी बराबर मात्रा में पीते रहिए, शरीर में आप पानी की मात्रा कम से कम मेंटेन रखिए, है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखिए। ये सब खोज कब हुआ, जब सेल के बारे में रॉबर्ट हुक साहब ने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, तब इन सबको लगा क्या, चून लग गया, तकलीफ होने लगा कि बताइए ये लोग इतना खोज कर रॉबर्ट हुक चला गया है, जब माइक्रोस्कोपी खोजे नहीं हुई थी तब इसने अपना बना के खोजा। और हम लोग जो जिंदा प्राणी हैं, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उतने खतरनाक साइंटिस्ट हैं, उतना ही जानकारी रखते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। चलो हम भी कुछ करते हैं, बस किसी ने कहा हम पड़ोसी हुए रॉबर्ट हुक, लो मैं रॉबर्ट ब्राउन बन के आया हूँ, न्यूक्लियस खोजूंगा। पुरकंजे ने कहा मैं प्रोटोप्लाज्म खोजूंगा। किसी ने रोडॉल्फ बर्चू ने कहा मैं यही बता दूंगा कि नया सेल बनता है पुराने सेल से बनता है। ऐसे ही लोग और आगे इसमें देख सकते हैं, स्लाइड में नॉल्सन साहब ने बता दिया कि मैं सेल थ्योरी बता दूंगा। तो ये सब चीजें देखिए किस तरह से डिस्कवरी हो रही है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। अब वहीं पर बाद में क्या हुआ, बहुत सारे मैनी ऑर्गेनिज्म डिस्कवरी हुई। कब हुई, इन लिख लेंगे, जब हमारा क्या खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी बच्चा, कब हुआ था, 1940 में। 1940 में जब इसकी खोज हुई, बस पता चलने लगा कि हाँ अब तो छोटे छोटे जीव को आप देख सकते हैं। अपना ब्लड काटो, ब्लडो देखो, ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब चेक करो, हेयर काटो ये भी चेक करो, ये निकालो ये भी चेक करो। यानी कह सकते कि माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ऑब्जर्व किया जा सकना संभव हो गया व्हेन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। आफ्टर दिस डिस्कवरी, ये सब आफ्टर दिस डिस्कवरी हुई होगी। तो ये चीजें इन्होंने बताया। समझ में आ गया इतनी बातें, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स में सब मेंटेन करेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए भाई आगे देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये जानना है कि सेल थ्योरी के बारे में। अभी मैंने आपको समझाया, एक टॉपिक में बताया था किसने खोजा था, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले तो आपने बताया प्रपोस्ट किसने किया था बेटा, तो प्रपोजल वाले का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, दो साइंटिस्ट थे, अभी मैंने आपको बताया ही होगा। क्या नाम था इनका भाई, एक थे जर्मन के बॉटनिस्ट थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे एम स्लाइडन, एम स्लाई एस सी लिख लेंगे, SCHLEDIN स्लाइडन, ये थे। और एक कौन था, ये कब आए थे, 1838 में आए थे। और वहीं पर एक और थे, आपको याद होगा मैंने आपको अभी बताया था, देखिए यहाँ पे EIDN, ठीक है ना। और एक हमारे थे जर्मन के ही थे, लेकिन ये क्या थे, फिजिशियन थे, जिसका नाम क्या था भाई, टी स्वान साहब थे। क्या था इनका नाम, TSCHWANN। कब आए थे ये, 1839। इन्होंने अपनी बातें रखी कि हाँ सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है। अब इन्हीं के बाद में तुरंत बगल में पहुंच गई कौन, 1855 में, 1855 में आ गए, जिसका नाम था, अभी मैंने आपको बताया हुआ कुछ समय पहले, क्या नाम था, वर्चो। अब वर्चो आ गए, इन्होंने एक शब्द का यूज किया था, मैं आपको यहाँ पर लिखता चलूँ एक एक पॉइंट ताकि आपको क्लियर रहे भाई। ओमनिस, क्या नाम था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है ना। ये शब्द इन्होंने दिया था किसने,
ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये शब्द किसने दिया था? वर्चू ने दिया था 1855 में। जिसका मतलब क्या होता है? वही प्री एग्जिस्टिंग सेल वाला है, देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, बता देता हूँ आपको। यानी हम बता देंगे कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सेल जो होता है अराइजेस फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी हम कह सकते हैं कि न्यू सेल जो होता है कहां से निकलता है? ओल्ड सेल से तैयार हो जाता है। ये बात इन्होंने अपनी भाषा में समझा दिया और बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाई, किससे? मेड बाई सेल, सेल से मिलकर ही बने होते हैं, ये भी आपको बता दिया है। इसके कुछ कैरेक्टर्स थे, यानी इन्होंने कहा कि अगर लिविंग सेल तो उसके क्या कैरेक्टर होंगे, देखिए। यानी हमने बताया इसके कुछ कैरेक्टर कि जितने भी ऑल लिविंग सेल थे, ये ऑल लिविंग या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाई किससे? सेल से, ठीक है ना, ये बात हो गई। फिर आपने इसमें बताया कि सेल क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या? यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? और एक बात इन्होंने तीसरी बात बताई वर्चू साहब ने कि जो सेल होता है कहां से? राइजेस फ्रॉम, राइजेस फ्रॉम कहां से हुआ था? अभी बताया था मैंने, प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तीन बात इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय द सेल से बना। सेल बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता लाइफ का। फिर आपने देखा कि सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात किसने बताई थी? ये वर्चू साहब के सिद्धांत थे, जो सेल थ्योरी में इन्होंने, जो हमारे एम स्लाइडन थे और टी स्वान साहब थे, उन्हीं की बातों में इन्होंने मेंशन किया था। और बाद में पता चला कि हाँ, ये सेल थ्योरी जो था इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें देखी गई थी। समझ में आ गया? हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक्सेप्शन में क्या बेटा? जैसे एक्सेप्शन अगर पूछा जाएगा क्या है, तो जैसे बता देंगे इसमें वायरस का, वायरसेस, वायरसेस। अच्छा, होगा क्या? कैसे वायरस का है? बहुत आसान है, देखेंगे। बता देंगे कि नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास डू नॉट, क्या नहीं होता है? डू नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स, ठीक है ना, और नॉट परफॉर्म, नॉट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी, ये सारी चीजें वायरस के पास नहीं था। तो हम इसको कह सकते हैं कि हम इसके अंदर सेल के बाद डिस्कस नहीं कर सकते। तो एक इसमें और आप बता सकते हैं बेटा, इसमें होगा आपका, एक हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा, और एक हो जाएगा उसी में ले लीजिए बीजीए। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। बीजीए मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट फॉर्म लिखिए हमने ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको भी हमने सेल के आधार पर एज एक्सेप्शन के रूप में रखा है, क्योंकि एक दो बात इसकी भी बता देता हूँ यहाँ पे, देखेंगे। इसमें लिख लेंगे नॉट टू सेल, ये भी टू सेल इसमें नहीं होते हैं। क्यों? इसके पास क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता नहीं होता है। और नॉट बाउंडेड सेल, और ना तो सेल किसी चीज से बाउंड होता है, तो बाउंड ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं उसमें, तो हम इसमें सेल क्यों कंसीडर करेंगे? तो यानी हमने देखा कि ये जो बातें थी बेटा, इसको हमने किसमें रखा है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में एक्सेप्शन हमारे कौन कौन से थे? पहला वायरस का था, दूसरा कौन सा? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात थी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें जैसे मैं कुछ आपको कुछ छोटा मोटा फिगर ऐसे छोटा ड्रा करके बता देता हूँ, देखेंगे। जैसे आप इसमें ले सकते हैं बेटा, देखो, ये आप इसमें अमीबा का ले सकते हैं बात, या इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ा होगा, क्लेमाइडो मोनास कहा जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं किसका? पैरामीशियम वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं।
जिसमें आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे। उसके पूरे बॉडी पर आप देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसका नाम आपको फूड वैक्यूल्स भी आपको इसमें दिख जाएंगे। तो ये तमाम चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम हम ये बताते हैं क्या होता है। ये अमीबा होता है, न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होगा, साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। ये आपको देखेंगे स्यूडोपोडिया कहलाता है, जिससे वो चलता है। अमीबा में चलने वाला क्या है, स्यूडोपोडिया है। पैरामीशियम में चलने वाला क्या है, सीलिया है। इसका नाम क्या है, सीलिया। इसी से वो चलता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका फ्लैजिला, जो कि फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हमने देखा कि जो लोकोमोटरी आर्गन है अमीबा में क्या है बेटा, स्यूडोपोडिया है। क्लेमाइडोमोनास में क्या है, फ्लैजिला हो गया। आपने देखा कि पैरामीशियम में क्या है, सीलिया हो गया। तो ये सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको किसमें दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से हम कह देंगे कि ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं ये सब, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब रखे गए। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ है नहीं, बस वैसे नॉर्मली जान लीजिए क्या होता है। जैसे पैरामीशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया। ये सब हमारे किस में आ जाते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। और अगर आपसे मल्टी सेलुलर में पूछा जाएगा, बहुत आसान है, वही चीजें आप बताएंगे। देखिए इसमें आप बता देंगे किसमें, प्लांट सेल हो जाएगा, आपका प्लांट है। ह्यूमन हो जाएगा, हम सब उसी में आते हैं, है ना। ये हो जाएगा प्लांट और ह्यूमन हो जाएगा, या इसमें आप फंजाई ले सकते हैं। ये सारी चीजें होती है ना, ये सब हो जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कहीं ना कहीं ड्राइव किए जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल से। और उस सिंगल सेल में ही हम बता सकते हैं क्या, सिंगल सेल जो होता है हम बता सकते हैं ड्राइव कहते हैं सिंगल सेल से। और उस सिंगल सेल का नाम हम बता देंगे यहाँ पे जाइगोट। इसी जाइगोट से हम कह देंगे कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसी जाइगोट से डेवलप किए जाते हैं। कब होते हैं, जब इसमें क्या चलता है, सेल डिवीजन चलता है। तो सेल डिवीजन के दौरान जाइगोट में देखेंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही होता है, ये प्रूफ कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये इतनी बातें जो आज हमने बताया है ये समझ में आया होगा। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी देखेंगे। तो आई होप कि ये छोटा सा सेशन जो हमारा रहा होगा, जो भी 30-35 मिनट का रहा होगा, मजा आया होगा आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से। तो जबरदस्त तरीके से पढ़िए, फ्री माइंड से पढ़िए, एंटरटेन के साथ पढ़िए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। नोट जरूर बनाते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम के समय इसको पढ़ने में आसानी होगी, रिविजन करेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को ये नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।